जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन कुछ ही दशकों में वो दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य बन गया। आज हम उसी तूफानी सफर को समझने वाले हैं, जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे बस कुछ ही सालों के अंदर एक 300 साल पुराना विशाल साम्राज्य ढह गया और उसकी जगह दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर से। रूस बाहर से तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला हो रहा था। इस पर एक निरंकुश जार का शासन था और यहीं इसी माहौल में क्रांति के बीज पनप रहे थे। यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीब सी एक दोहरी तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो रूस जबरदस्त तरक्की कर रहा था, कारखाने डबल हो रहे थे, स्टील उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन इस तरक्की की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। जार के लिए मजदूरों की भलाई से ज्यादा जरूरी थी मिलिट्री और इंडस्ट्री की ताकत, इसलिए कोई लेबर लॉ नहीं थे और इसकी कीमत चुका रहा था प्रोलेतारियत यानी मजदूर वर्ग। बहुत ही बुरे हालात में काम, कम सैलरी और यहाँ तक कि बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती थी। बस यही गुस्सा धीरे धीरे क्रांति की जमीन तैयार कर रहा था। अब जब माहौल ऐसा था तो बदलाव की बात करने वाले भी तो होंगे, पर यहीं एक पेच था। रूसी मार्क्सवादी आंदोलन दो गुटों में बंट गया। सोच में बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ थे उदारवादी मेंशविक, जो मानते थे कि रूस को पहले एक पूंजीवादी क्रांति से गुजरना होगा, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेकिन दूसरी तरफ थे व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी बोल्शविक। वो इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि कुछ समर्पित क्रांतिकारियों का एक छोटा सा ग्रुप भी सीधे समाजवादी क्रांति ला सकता है। और ये जो बंटवारा था ना, ये आगे चल के बहुत ही अहम साबित हुआ। अब देखिए, एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसने जार के शासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। 1904 में जापान जैसे एक छोटे से देश से हार ने साम्राज्यों की पोल खोल दी। फिर 1905 का खूनी रविवार, जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गईं, इसने जनता का भरोसा तोड़ दिया। और आखिर में 1914 में पहले विश्व युद्ध में शामिल होने का फैसला, ये जार शाही के ताबूत में आखिरी कीलें साबित हुईं। और फिर आता है साल 1917, वो साल जिसने बोल्शेविकों को सत्ता तक पहुंचाया और दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पता है ये क्रांति शुरू कैसे हुई? महिला कपड़ा मजदूरों की एक हड़ताल से। धीरे धीरे पूरे शहर में हड़ताल फैल गई और जल्द ही सैनिक भी प्रदर्शनकारियों से जा मिले। दबाव इतना बड़ा कि जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और इसी के साथ 300 साल पुराने रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। तो सवाल ये है कि बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया कैसे? असल में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती का फायदा उठाया। जार के जाने के बाद जो अस्थायी सरकार बनी, उसने पहले विश्व युद्ध को जारी रखने का फैसला किया, जबकि जनता इसी युद्ध से सबसे ज्यादा परेशान थी। ठीक इसी वक्त लेनिन ने जनता की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने नारा दिया, शांति, भूमि और रोटी। ये वादा इतना दमदार था कि उनके रेड गार्ड्स ने लगभग बिना किसी खून खराबे के विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया और सत्ता सीधे लेनिन के हाथों में आ गई। सत्ता में आने के बाद लेनिन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश की टूटी फूटी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला लेकिन समझदारी भरा कदम उठाया। 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की। ये एक तरह का कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म था। छोटे व्यापारियों को अपना काम करने की इजाजत दी गई, जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार के ही कंट्रोल में रहीं। ये एक तरह से क्रांति को बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम था। लेनिन की मौत के बाद सत्ता के लिए एक बहुत ही क्रूर संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में जीत हुई जोसेफ स्टालिन की और यहीं से सोवियत संघ का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक बेहद क्रूर टोटलिटेरियन यानी सर्वाधिकारी दौर की शुरुआत थी। स्टालिन, जिसके नाम का मतलब ही होता है स्टील का आदमी, उसने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया। उसने धीरे धीरे अपने सभी विरोधियों जैसे कि ट्रॉट्स्की को रास्ते से हटा दिया और 1928 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। अब जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वो दिमाग सुन्न कर देने वाला है। 1937 में स्टालिन के ग्रेट पर्ज के दौरान एक अनुमान के मुताबिक 80 से 130 लाख लोगों की मौत हुई थी।
ये उन सभी लोगों को खत्म करने का एक अभियान था जिन्हें स्टालिन अपनी सत्ता के लिए जरा सा भी खतरा मानता था। स्टालिन ने एक ऐसा पुलिस राज्य बना दिया था जहां हर नागरिक पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। ये सिर्फ अलग अलग तरीके नहीं थी, बल्कि पूरा सिस्टम था जो डर पैदा करने के लिए बनाया गया था। सीक्रेट पुलिस, सेंसर किया हुआ मीडिया, प्रोपेगेंडा से भरी शिक्षा और धर्म पर क्रूर पाबंदी, इन सभी हथियारों से उसने एक ऐसा राज्य बनाया जहां विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ एक नए दौर में दाखिल हुआ। पहले ख्रुश्चेव के सुधारों का दौर आया, जिसे पिघलना कहते हैं, और फिर आया ब्रेजनेव के तहत ठहराव का दौर। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दौर दिखते हैं। ख्रुश्चेव ने स्टालिन की नीतियों से किनारा किया, थोड़ी आज़ादी दी और दुनिया के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की। लेकिन उनके बाद आए ब्रेजनेव ने इन सारे सुधारों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने फिर से मिलिट्री पर जोर दिया और पूर्वी यूरोप पर सोवियत कंट्रोल को और भी मजबूत कर दिया। ये एक ठहराव का दौर था, जहां अर्थव्यवस्था लगभग रुक सी गई थी। और फिर कहानी के आखिरी पड़ाव पर एंट्री होती है सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव की और उनकी उन नीतियों की जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। गोर्बाचेव को ये एहसास हो गया था कि इस ठहराव की सबसे बड़ी वजह ये बंद सिस्टम है, इसलिए उनकी पहली बड़ी पॉलिसी थी ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन। इसका मकसद था सरकार में ज्यादा पारदर्शिता लाना और लोगों को मुद्दों पर खुलकर बोलने की आज़ादी देना। उनकी दूसरी बड़ी पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्गठन। इसका सीधा लक्ष्य था सोवियत संघ की ठप पड़ चुकी कमांड इकोनॉमी में बाजार आधारित सुधारों के जरिए नई जान फूंकना। लेकिन शायद ये सुधार बहुत देर से हुए और काफी नहीं थे। लेकिन जाहिर है गोर्बाचेव के इन सुधारों से कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी नेता खुश नहीं थे। 1991 में उन्होंने गोर्बाचेव को हटाने और पुराने सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। इसी तख्ता पलट के खिलाफ एक हीरो बनकर उभरे बोरिस येल्त्सिन। उन्होंने इस कोशिश का डटकर सामना किया, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई और कम्युनिस्ट पार्टी की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। इस घटना के बाद तो सोवियत संघ का पतन बहुत तेजी से हुआ। एक एक करके सभी गणराज्यों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और आखिरकार 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। बस सोवियत संघ का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आखिर में जब ये विशाल साम्राज्य टूटा तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए इसकी विरासत को भी समझ लेते हैं। सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक क्यों है? क्योंकि सोचिए, एक झटके में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश बन गए और दुनिया यूनिपोलर हो गई, जिसमें अमेरिका अकेली महाशक्ति बचा। इसने कम्युनिस्ट पार्टी के 70 साल के राज को खत्म किया और इन नए देशों के लिए एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक और राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और आखिर में ये सवाल, एक साम्राज्य जो 70 साल तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, वो ताश के पत्तों की तरह इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? क्या इसकी वजह आर्थिक ठहराव था या फिर लोगों की आज़ादी की इच्छा? इसकी कहानी से आज की दुनिया की बड़ी ताकतें क्या सीख सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।